1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में पाब्लो एस्कोबार नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। पाब्लो एस्कोबार के पिता गांव के गरीब किसान थे और उनकी मां वहां के प्राथमिक स्कूल की एक टीचर थी। पाब्लो एस्कोबार उनके 6 बच्चों में से एक थे। पाब्लो एस्कोबार का परिवार एक ऐसे घर में रहता था जहां बिजली नहीं थी और ना ही पानी की सुविधा थी ठीक से। एक बार की बात थी, पाब्लो और उसके भाई को एक बार स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि पाब्लो के पास जूते नहीं थे और यही छोटी छोटी बातें पाब्लो के दिल को लगना शुरू हो गई। पाब्लो ने कॉलेज के लेवल पर राजनीति विज्ञान से अध्ययन किया था, लेकिन पूरी फीस जमा नहीं होने के कारण उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और यहीं से पाब्लो एस्कोबार ने एक ऐसे रास्ते में कदम रखा जहां से वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सका। वो रास्ता था अपराध की दुनिया का, जिसमें जाकर वह दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक बनने वाला था। इस रास्ते में कदम रखते ही उसने गलत काम करना शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने कब्र के चमकीले पत्थरों को चुराकर और उन्हें तस्करों के हाथों बेचकर अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की। ऐसे ही धीरे धीरे पाब्लो एक चालबाज इंसान के रूप में आगे बढ़ता रहा, अपनी गैंग के साथ छोटे छोटे घोटाले करने से लेकर लग्जरी गाड़ियां चुराना और नकली लॉटरी टिकट बेचने तक। यहाँ तक कि उसने बैंक से बाहर आते हुए लोगों के हाथों से पैसे लूटना भी शुरू कर दिया। उस समय वह केवल 20 साल का था जब वह पूरी तरीके से चोर बन चुका था। अब इस चोरी चकारी से ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे, तो फिर पाब्लो ने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे एक ही बार में हज़ारों डॉलर आ जाए। तो उसने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। 1970 में इसके हाथ एक बड़ा शिकार लगा। इसने कोलंबियन बिजनेसमैन डिएगो एचार्वी को किडनैप करने का प्लान बनाया और बड़ी हिम्मत दिखाकर उनकी सिक्योरिटी से लड़ाई वड़ाई करके इसने बड़े बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। जिसके बाद पाब्लो ने इनके घर वालों से $50,000 की फिरौती मांगी और ये पैसे इसको मिल भी गए। इतनी बड़ी किडनैपिंग के बाद कोलंबियन क्रिमिनल्स में हवा उड़ गई कि ये एक बहुत ही जिगरेबाज इंसान आया है। तब पाब्लो को जाना माना किडनैपर माना गया। जब पाब्लो मशहूर किडनैपर की जिंदगी जी रहा था, तभी इसे सफ़ेद पाउडर के बारे में पता चला। ये पाउडर था कोकेन। पाब्लो ने ये देखा कि 10 किडनैपिंग करने के बाद मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, उतना तो पैसा इस छोटे से पैकेट को डिलीवर करने के बाद लोग उठा रहे हैं। तो पाब्लो ने एक गैंग ज्वाइन कर ली जो ड्रग डिलीवर करने का काम कर रही थी। और फिर पाब्लो बड़े बड़े ड्रग्स डीलर्स के साथ भी काम करने लगा। एक दिन जब पाब्लो 14 किलो की ड्रग डिलीवरी करने गया तो वहाँ पर एक ड्रग माफिया से इसकी बहस हो गई। इस ड्रग माफिया का नाम था फेबियो रेस्ट्रेपो, जो कोई आम ड्रग माफिया नहीं था। ये मेडलिन का मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड था। पाब्लो और फेबियो डील कर रहे थे, जिसमें फेबियो ने पाब्लो की बेइज्जती कर दी। जिसके बाद वो फेबियो की कॉलर पकड़ने लग जाता है और मारने लग जाता है। उस टाइम वहाँ पर करीब 10-12 लोग थे, जिनसे पाब्लो अकेले ही भिड़ जाता है। उस टाइम पाब्लो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था और सीधा गन उठाता है और फेबियो को जान से मार देता है। यह पाब्लो एस्कोबार का पहला मर्डर था। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद इसका ड्रग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है। पाब्लो इस कोकेन की दुनिया में इतनी तेज़ी से काम कर रहा था कि चारों ओर इसका दबदबा बन चुका था। पाब्लो जब 26 साल का था तो उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली, जिससे उसके 2 बच्चे थे। इसके कुछ ही समय बाद पाब्लो ने मेडलिन कार्टेल की स्थापना की। यह ड्रग सप्लाई करने का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो जल्द ही कोलंबिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल बन गया। ये पहला ऐसा बंदा था जो कोकेन को कोलंबिया से अमेरिका और कई दूसरे देशों को कोकेन की तस्करी करता था, जिसका रिजल्ट यह आया कि कुछ ही टाइम में वहाँ के लोगों को कोकेन की बहुत ज़्यादा लत लग गई, जिससे अमेरिका में कोकेन की मांग आसमान छूने लगी। और फिर पाब्लो का यह ऑर्गेनाइजेशन मंथली 70 से 80 टन कोकेन यूएस में बेचने लगा। यह वह दौर था जब पाब्लो ड्रग स्मगलिंग से इतना पैसा बना रहा था कि इसके पास उस समय 142 प्राइवेट पैलेस थे, 20 हेलीकॉप्टर और 32 याच भी थे। यहाँ तक कि इसके पास खुद की 2 सबमरीन्स भी हुआ करती थी। जरा सोच कर देखिए, उस टाइम पर कई बड़े देशों के पास सबमरीन्स भी नहीं हुआ करती थी और यहाँ पाब्लो इकलौता इंसान इन सबमरीन्स को लेकर बैठा था। यह उन सबमरीन्स की मदद से ड्रग स्मगलिंग के काम को सीक्रेटली किया करता था। उस समय पाब्लो के पास 141 लग्जरी घर थे, जहाँ कार्स, ट्रक्स, बोट्स, प्लेन्स, हर वो साधन थे जिसकी मदद से ये अपने ड्रग के काम को आसानी से कर पाए। पाब्लो ड्रग सप्लाई करने के लिए पायलट को पर फ्लाइट करीब $5 लाख पे करता था ताकि वह इस ड्रग को सप्लाई करके आ जाए। उस समय पूरे कोलंबिया में सिर्फ 2 ही लीनियर जेट थे, जिसमें से एक पाब्लो के पास था। अब क्योंकि सब इसको पहचाने लगे थे, तो साल 1976 में कोलंबियन सिक्योरिटी सर्विस DAS ने पाब्लो पर निगरानी रखना शुरू कर दी थी और इक्वाडोर से वापस आते वक्त पाब्लो को गिरफ्तार भी कर लिया था।
क्योंकि डीएएस के एजेंट्स ने पाब्लो की कार के स्पेयर टायर में से 39 किलो कोकेन बरामद की थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसने कोर्ट में पेश होने से पहले ही अपने पहले जज को बदल दिया और दूसरे जज को पैसे खिलाकर इस केस को हैंडल करने के लिए बैठा दिया ताकि वो और उसके साथी आसानी से छूट पाए। और ऐसा हुआ भी। जज ने उनको बिना कोई सजा सुनाए रिहाई दे दी, जिसके बाद पाब्लो ने जेल आने के 1 साल के अंदर अंदर उस एजेंट का मर्डर करा दिया जिसने पाब्लो को गिरफ्तार कराया था। और तो और इसने इसी तरह कोलंबियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी रिश्वत और धमकी देकर उनको अपने रास्ते से हटा दिया। पाब्लो एस्कोबार की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी थी, सिल्वर और लेड, या फिर कहे तो प्लाटा और प्लोमो, यानी पैसा और मौत, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि अगर कोई पाब्लो के रास्ते में आता तो उसको 2 रास्ते देता। पहला कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर डालूंगा। और इसी तरह पाब्लो ने अपने रिश्वत और धमकी के टैक्टिक से कोलंबिया में अपने व्यापार का बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लिया था। पाब्लो ड्रग को सप्लाई करने में भी काफ़ी शातिर था, जहां ये सबसे पहले मछलियों के पेड़ में ड्रग को डालकर उन्हें सप्लाई करता था। लेकिन कई बार माल को पुलिस वाले पकड़ लेते थे, क्योंकि उनको कहीं से पता लग चुका था कि पाब्लो मछलियों के जरिए ड्रग की स्मगलिंग कर रहा है, जिसके सॉल्यूशन के लिए पाब्लो एक खतरनाक दिमाग लगाता है, जहां ये सबसे पहले ड्रग को लिक्विड के सॉल्यूशन में मिला देता था और उसमें एक जिंस को डुबा देता था ताकि वह ड्रग सॉल्यूशन उस जिंस में सोक्ड हो जाए। जब जिंस सूख जाती थी तो वो उसे कार्टून के डिब्बे में पैक करके अलग अलग लोकेशन में भेज देता था, जहां उसके दूसरे साथी इस जिंस को केमिकल में डाल करके उसमें से ड्रग को अलग कर लिया करते थे। हालांकि ये तरकीब काफ़ी कारगर साबित हुई, लेकिन जब पुलिस ने इस तरकीब को भी पकड़ लिया तो पाब्लो अभी भी इन जिंस के कार्टून बॉक्स को एक्सपोर्ट करता गया। लेकिन इस बार कोकेन उन जिंस में नहीं मिला हुआ होता था, बल्कि वह उन कार्टून के डिब्बों पर मिला हुआ होता था। जब पुलिस वाले इन डिब्बों को पकड़ लेते थे तो वह अभी भी इन जिंस में कोकेन को सर्च कर रहे होते थे और वो इन कार्टून के डिब्बों को डस्टबिन में फेंक देते थे, जहां से पाब्लो के आदमी उन्हें उठा लिया करते थे, उनमें से कोकेन को अलग कर लिया करते थे। यहाँ तक कि पाब्लो प्लेन्स के टायर्स में लोगों और बच्चों के पेट में कोकेन को भरकर एक्सपोर्ट करता था। और इन्हीं सारी तरकीबों के चलते वह हर रोज 15 टन कोकेन अमेरिका में सप्लाई किया करता था। पाब्लो के पास उस टाइम पर इतना पैसा था कि कोलंबिया का हर पुलिस वाला उस टाइम पर उसकी जेब में था। पाब्लो का उस टाइम पर एक आलीशान घर भी हुआ करता था, जिसका नाम था एसिएंडा नेपलोस। ये इतना लग्जरी घर था कि पाब्लो ने इसमें एक बहुत बड़ा जू भी बना रखा था, जहां एक्सीडेंट होने वाले जानवर भी हुआ करते थे। इस जू में इतने सारे जानवर थे कि कोलंबिया के किसी और जू में नहीं देखे जा सकते थे। यहाँ तक कि मैनमेड लेक्स, एयरपोर्ट, बार्स, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पाब्लो के पास अब तक पैसा तो बहुत आ चुका था, लेकिन पाब्लो एक बात ज़रूर जानता था कि अगर इसको सेफ रहना है तो सरकार इसकी जेब में होनी चाहिए। तो उस समय पाब्लो ने कोलंबियन सरकार को एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हें $10 बिलियन देता हूँ, जो कि रुपीज़ में देखे तो 100 अरब से भी ज़्यादा होते हैं। बदले में ये सरकार को कहता है कि बस आप मेरे धंधे को सपोर्ट करो। लेकिन कोलंबियन सरकार ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इसने खुद पॉलिटिकल पावर में आने का डिसीजन लिया और फिर इसने अपने पैसों से कोलंबिया के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, जहां इसने मेडलिन के कई गरीब इलाकों में कई सारे चर्च, फुटबॉल स्टेडियम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क बनवाए और यहाँ तक कि ये वहाँ के गरीब लोगों को पैसे भी बांटने लगा, जिसके चलते ये वहाँ का रॉबिनहुड बन चुका था। पाब्लो की चारों ओर वाहवाही होने लगी। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि हमारा मसीहा आ गया है, जो कि हमें इस गरीबी से बाहर निकाल कर रहेगा। लेकिन पाब्लो ये सारे काम उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वह ये सारे काम इसलिए कर रहा था ताकि उसको राजनीति में जगह मिल सके। और ऐसा बाद में हुआ भी। 1982 में उसको कोलंबियन कांग्रेस में जगह मिल गई और वहाँ की पार्लियामेंट में भी। लेकिन ये पावर इसके पास ज़्यादा समय तक रही नहीं। 2 साल के बाद 1984 में इसे मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले जनता के सामने इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी को हाईलाइट करने लगे। लेकिन इसके बाद पाब्लो ने अपना काम और स्पीड से करना शुरू कर दिया। 1989 में फोर्ब्स ने पाब्लो एस्कोबार को वर्ल्ड का 7th रिचेस्ट पर्सन डिक्लेयर कर दिया और इसकी नेटवर्थ बताई गई $25 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी कि आज के हिसाब से कितने होते हैं आप खुद हिसाब लगा लो। ये पॉलिटिकल फील्ड में आया था दोस्ती करने, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उस फील्ड के लोग इसके दुश्मन बन गए। लुइस कार्लोस गुलान ये कोलंबियन प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे जो पाब्लो के दुश्मन बन चुके थे। तो 18 अगस्त 1989 को पाब्लो ने गोली मारकर इसकी हत्या करा दी
फिर 27 नवंबर 1989 को इविन की फ्लाइट 203 वाज डिस्ट्रॉय बाय बॉम्ब सोचा के ऊपर उड़ रही थी। इस फ्लाइट में करीब 107 लोग बैठे थे, जिसको पाब्लो एस्कोबार ने सिर्फ इसलिए उड़ा दिया क्योंकि वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट सीजर गाविरिया को मारना चाहते थे। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये इस फ्लाइट में नहीं थे। पाब्लो ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए खुद की एक अलग आर्मी बना रखी थी, जिसका नाम था सेकेरियोस, और इसने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर रखे थे सिर्फ अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। पाब्लो ने अपने जीवन में लगभग 4000 लोगों को मारा था, जिसमें से 2000 जजेस थे और 1000 पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। 1992 में कोलंबिया में 28,237 मर्डर हुए थे। उस टाइम कोलंबिया मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था। अब कोलंबिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था और उस समय के कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे सीजर गाविरिया, जो पाब्लो के फ्लाइट वाले हमले से बच गए थे। इन्होंने कोलंबियन सरकार की तरफ से पाब्लो को सरेंडर करने की वार्निंग दी, जिसके बाद पाब्लो ने कोलंबियन सरकार के सामने 2 शर्तें रखी। पहला यह कि कोलंबिया यूएस के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का समझौता खत्म कर दे। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक देश अपने क्रिमिनल्स को यूएस की जेल में भेज सकता था। पाब्लो का मानना था कि यूएस की जेल में सड़ने से अच्छा है कि मैं कोलंबिया की मिट्टी में मर जाऊं। दूसरी शर्त यह थी कि पाब्लो एस्कोबार अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा और इस जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। कोलंबिया सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर तो था ही, दूसरा पाब्लो का भी दबाव था। इसलिए उन्होंने इस बार पाब्लो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और जरा सोच कर देखो आप भी कि क्या पावर थी उस इंसान की, जिसने देश के कानून को ही बदलवा दिया और बोला कि मैं खुद की बनाई हुई जेल में रहूंगा, तभी सरेंडर करूंगा। इस जेल का नाम था लो कैथेड्रल। ये जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। क्या नहीं था इस जेल के अंदर? स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, क्लब, वाटरफॉल, एयरपोर्ट, सारी सुविधा तो थी इस जेल में। इस जेल में कैद होने के बाद भी पाब्लो ने अपना बिजनेस बंद नहीं किया। ये इसके अंदर से भी अपना बिजनेस चला रहा था। इसीलिए ये सब कुछ खत्म करने के लिए और इसको हमेशा हमेशा के लिए रोकने के लिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो को इस जेल से शिफ्ट करने का फैसला किया। और जब पुलिस ऑफिसर्स पाब्लो को इस लग्जरी जेल से लेने आ रहे थे, तब पाब्लो को इस बात की भनक लग जाती है और वो अपने साथियों के साथ में इस जेल से फरार हो जाता है। इसके बाद अगले 2 साल तक इसको कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर यूएस और कोलंबियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई, जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। इस टीम के 600 आदमी पाब्लो को 24 घंटे ढूंढ रहे थे। अब कहानी उसी तारीख पर आ जाती है जहां से ये शुरू हुई थी। 1 दिसंबर 1993 पाब्लो का जन्मदिन था। 44वें बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था। तभी इसे अपने परिवार की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तब इसने अपने बच्चों और घर वालों से बस ऐसे ही बात करने के लिए कॉल मिला दी। जैसे ही इधर से कॉल गई, सर्च ब्लॉक टीम ने इसका फ़ोन ट्रेस कर लिया और इसकी लोकेशन पता कर ली। ये मेडलिन शहर के किसी घर में छुपा हुआ था। तभी उस रात वहाँ पर यह टीम पहुँच जाती है और उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। एक ऑफिसर पाब्लो के ऊपर गन तान देता है और 3 गोलियां फायर कर देता है। थोड़ी देर भागने के बाद पाब्लो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसकी वजह से 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो की मौत हो जाती है। और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड का अंत हो गया। पाब्लो की मौत के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है, हेसिएंडा नेपोलिस के नाम से। अब इस कहानी को सुनने और देखने के बाद आपको इस कहानी से जो भी सीखने को मिला हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।